हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जो हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज अब तक पढ़ रहे थे। और उसी फिजिकल केमिकल चेंज टॉपिक में यानी कि वो चैप्टर में हमने एक स्टडिंग के तरफ मूव कर चुके हैं, दैट इज कोरोजन ऑफ आयरन, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आप सभी ने अपने डेली लाइफ में कोरोजन ऑफ आयरन जरूर देखा है। एक कोरोजन एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम सिंपली कहते हैं कि ऑक्सीजन एंड वाटर के प्रेजेंस में किसी भी मेटल का धीरे धीरे खराब होना, यानी कि वो खा जाता है। एयर एंड वाटर मिल करके किसी मेटल को बर्बाद कर देता है, उसको पपड़ी बना देता है, खा जाता है उसको, है ना। उसी को कोरोजन कहते हैं, यानी कि डैमेज करना उसको, है ना, दैट इज कोरोजन। अब कोरोजन तो किसी का भी हो सकता है ना, कोरोजन किसी का भी हो सकता है। कोरोजन एक जनरलाइज टर्म है। अब यहाँ पे लेकिन अपने को पढ़ना है कोरोजन ऑफ आयरन, है ना। आयरन मेटल का ही यहाँ पे कोरोजन पढ़ना है अपने को। ऐसे कोरोजन किसी का भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं उसके कोरोजन कर सकते हैं, सिल्वर के कर सकते हैं, कॉपर के कर सकते हैं, तो बहुत सारे कोरोजन होते हैं। बट हमें जो सिलेबस में यहाँ पे जो सिलेबस में दे रखा है वो आयरन का कोरोजन जनरली पढ़ाए जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द केस में लोग यही एग्जांपल लेते हैं और बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम भी इसी से स्टार्ट करते हैं। तो कोरोजन ऑफ आयरन में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसकी डेफिनेशन को कि आखिर किसे कहते हैं रस्टिंग। सो व्हाट इज रस्टिंग? तो कोरोजन ऑफ आयरन ही कहलाता है क्या बेटा, यहाँ पे रस्टिंग। अगर पर्टिकुलर आप आयरन को ले लेते हैं तो ये एक रस्टिंग कहलाता है। आपने अक्सर देखा होगा, आपने घर के अगल बगल में क्या होता है, या फिर अपने घर में भी खुद देखा होगा कि मेटल के कुछ मटेरियल बने हुए, जैसे गेट बना हुआ है, या फिर ऐसे ही टीन वगैरह कुछ, या मेटल वगैरह फेंके हुए हैं आपके घर के आसपास में, या कोई भी मटेरियल जो आपके आसपास में जो दिख रहा हो मेटेलिक वाला, उसमें आप देखेंगे कि ब्राउन कलर का एक लेयर जम जाता है, ब्राउन कलर का लेयर जम जाता है। जब आप उसे छूने जाओ तो आपके हाथ में भी लग जाता है वो, है ना। तो यानी कि वो हो क्या रहा है, एक मेटल को खराब करने का ये एक प्रोसेस है, जो कि कांटेक्ट, जो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ये चीज होता है ना। तो ये एक्चुअल में ये जो प्रोसेस होता है बेटा, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी कि वो ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये चीज होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये बहुत स्लोली रिएक्शन होता है, बहुत ही स्लो चलता है ये रिएक्शन, तो ये रस्टिंग कहलाता है। यानी कि रस्टिंग सिंपली यहाँ पे क्या होता है, आयरन के केस में हम इसको रस्टिंग कहने लगते हैं। आखिर कोरोजन ऑफ किसी भी मेटल का आप करा सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम रस्टिंग को पहले डिफाइन करते हैं। तो हम यहां पे बोलेंगे इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि ऑक्सीडेशन से रिएक्शन करता है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, इन विच मेटल इज स्लोली, बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता है बेटा, महीनों, 2 महीनों, 6 महीने, सालों लग जाते हैं इसको ये करने में, इसको रस्टिंग करने में, किसी मेटल को खराब करने में। तो स्लोली प्रोसेस होता है, स्लोली ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है, स्लोली ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं उसको। ठीक है, बाय एक्शन ऑफ व्हाट, बाय एक्शन ऑफ, और यू कैन से रिएक्शन विथ, बाय एक्शन ऑफ, बताइए किसके किसके साथ में रिएक्शन करता है, एयर के साथ में, है ना, और किसके साथ में, एयर एंड वाटर के साथ में। ये दोनों अगर रहे तो भैया समझ लो कि बर्बाद कर देंगे। और ये नहीं भी रहे, ठीक है, ये अगर नहीं रहेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहां पे कहने का मतलब है कि एयर और वाटर के प्रेजेंस में ये रस्ट हो जाता है, इसको बर्बाद कर देता है ये लोग। लेकिन अगर ये नहीं रहे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए आपको इसमें प्रिवेंशन मेथड ही ढूंढ लेना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, रस्टिंग तो भैया होना ही होना है। तो ये रस्टिंग का प्रोसेस है बेटा, कि यहाँ पे ऐसा होता है कि इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच मेटल स्लोली ऑक्सीडाइज्ड, देख रहे हैं, मेटल धीरे धीरे एयर और वाटर इसको मिल करके खा जाता है। भैया एयर और वाटर को भी कुछ खाने के लिए चाहिए कि नहीं, बस यही सब खाते रहते हैं मेटल। तो कैसा होता है ये प्रोसेस, क्या रिएक्शन होता है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने आयरन लिया, ये आयरन आपने ले लिया।
अब इसको क्या करिए कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उसको दे दीजिए, एक्स अमाउंट ऑफ वाटर। मैंने मान लिया कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि हर एक एरिया में तो बेटा डिफर करेगा कि कितना वाटर मॉलिक्यूल है। मान लो कोस्टल एरियाज में चले जाते हो, जहां पे समुद्री इलाका है, वहां अगर आप चले जाते हो तो आप क्या देखते हैं कि समुद्री इलाका में इन जनरल क्या होता है कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, वाटर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे एक्स का मात्रा कुछ अलग होगा। हमारे घर तरफ आप देख लें, दूसरे डिफरेंट प्लेसेस में, है ना, जैसे मान लीजिए कि बिहार में देख लें, यूपी में देख लें, है ना, ये सब ड्राई एरिया है, तो वहां पे मॉइस्चर की कमी होती है थोड़ी सी। जबकि आप भुवनेश्वर देख लें, कोलकाता देख लें, मुंबई देख लें, ये सब कोस्टल एरिया है, तो वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, मतलब वो वाटर इवेपोराइज होकर के अपने एयर में बहुत ज्यादा रहता है। तो ये एक्स अमाउंट वेरी करता है जगह जगह पर, इसीलिए मैंने एक्स अमाउंट लिखा। और साथ में उसके ऑक्सीजन तो दे दो, बिना ऑक्सीजन का काम कैसे चलेगा। तो ये हो गया बेटा ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, और ये वाटर जो हम पीते हैं। ठीक है, तो ये मॉइस्चर में मौजूद रहता है, एयर में ही मौजूद रहता है। तो कहने का मतलब सिंपली एयर भी कह सकते हैं इसको, ये वाटर और एयर दोनों यहाँ पे मॉइस्ट एयर कह सकते हैं। इन दोनों को मिला करके आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज मॉइस्ट एयर, मॉइस्चर वाला एयर, है ना, MOIST हो जाएगा, मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो मॉइस्ट एयर कह सकते हैं। तो ये वाटर और इस एयर को मिलाकर के, ऑक्सीजन को मिलाकर के मॉइस्ट एयर आप कह सकते हो। तो देखिए ये क्या प्रोडक्ट बना करके देगा बेटा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाता है Fe2O3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाता है कि क्या प्रोडक्ट बनता है रस्टिंग ऑफ आयरन में। तो ये पूरा रिएक्शन एक एक चीज याद होना चाहिए बेटा। अब इसको अगर बैलेंस करना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 3, यहाँ पे कर दो 2, तो 2 आयरन, आयरन हो गए 4, तो यहाँ 4 करना पड़ेगा 4। सो 4 आयरन, 4 आयरन, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। सो यहाँ पे वाटर का तो एक्स अमाउंट ऑफ वाटर है, एक्स अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ ले लिए। ठीक है, जितना भी चेंज होगा वो उसके साथ में वेरी करेगा। सो दिस इज योर रिएक्शन बेटा। तो ये रिएक्शन आपको एनी हाउ याद रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन आपको रस्टिंग में नहीं लिखोगे तो फिर किसी भी तरह से मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये रिएक्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक मैं एक्टिविटी बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है आपको। एक 3 मैं इस तरीके से यहाँ पे कंटेनर बना देता हूँ, ऐसा ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बना देता हूँ ऐसा करके। ये अपना 3 टेस्ट ट्यूब है। इसमें क्या करा हमने कि आपने क्या करा कि यहाँ पे एक लेवलिंग कर दिया और यहाँ पे वाटर इस तरीके से डाल दिया, वाटर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करा आपने कि थोड़ा कम वाटर डाला आपने, यहाँ तक वाटर डाला, और यहाँ पे आपने क्या करा कि आपने बिल्कुल ही वाटर नहीं डाला, आपने एक कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे ऐसा छोटा सा पाउडर पाउच में आता है, वो कैल्शियम क्लोराइड आपने डाल दिया। ठीक है, ये डाल दिया। तो ये क्या करेगा कि देखिए अब मैं यहां पे सभी में एक एक नेल रख देता हूं, जिसे आप कील कहते हो, है ना। यहां पे मैं इस तरीके से एक कील रख देता हूं, ऐसा रखते हैं ना, ऐसा, ये इस तरीके से। ये पूरा का पूरा वाटर के बीच में है, अंदर है वाटर के अंदर। ये वाला जो कील मैं रखूंगा ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, यहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कील है थोड़ा। अब इसको मैंने क्या किया है ना, रबड़ से, रबड़ वाला बैंड से इसको पैक कर दिया, इस तरीके से मैंने बंद कर दिया है इसको, है ना। इसके रबर कॉर्क से मैंने क्या किया, बंद कर दिया, रबर कॉर्क से हमने बंद कर दिया इसको। कोई एटमॉस्फेयर से कोई कांटेक्ट नहीं है इनका। ठीक है, मैंने इनको बंद कर दिया है। अब यहां पे भी एक नेल रख दो, ये वाला रख दो। आपको क्या लगता है, बताइए आपको क्या लगता है कि किसमें रस्ट होना चाहिए, किसमें रस्ट लगना चाहिए। यहां पे हमने आपको जो दिया है वाटर, वाटर दिया है, और एयर आपको नहीं दिया है, सो नो एयर। उसके बाद हमने इस केस में आपको एयर भी दिया है एंड वाटर भी दिया है। देख लो, इस जगह पे एयर है, यहाँ पे खाली जगह पे एयर है और वाटर के नीचे सिर्फ वाटर है। तो ये नेल जो है
वो दोनों के कांटेक्ट में, एयर भी और वाटर के भी कांटेक्ट में। और यहां पे क्या है कि हमने दे दिया आपको एयर और वाटर नहीं दिया हमने, नो वाटर। तो देखो बेटा, नो वाटर। अब यहां पे ये जो दिया है हमने कैल्शियम क्लोराइड, इसका काम क्या है मैं बताता हूं आपको। कैल्शियम क्लोराइड इसका काम क्या है, देखना आप ना किसी बैग वगैरह के पाउच में देखते होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मैं लेयरिंग कर देता हूँ बेटा, ये वाला ना ऑयल दे देता हूँ ताकि पूरी तरीके से इसका कांटेक्ट टूट जाए एयर से, बिल्कुल एयर ना आ पाए नीचे इसके अंदर। तो ये ऑयल का एक लेयरिंग दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही नहीं आ पाएगा। और ये बॉइल्ड वाटर है, मतलब यहाँ पे ये बॉइल्ड वाटर है, ठीक है। तो वाटर भी है और नो एयर। तो अब क्या करना है कि ये कैल्शियम क्लोराइड है बेटा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। थर्ड वाले की मैं बात करता हूँ। कैल्शियम क्लोराइड का आखिर काम क्या है यहाँ पे, ये क्या करता है, जो एयर यहाँ पे है ना, एयर में तो कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर रहेंगे, कुछ ना कुछ तो पार्टिकल्स रहेंगे मॉइस्चर के, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जो भी यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये पार्टिकल। इसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। तो यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। आप देखते होंगे इसका पॉच है ना, डिफरेंट बैग्स में आपको देखने को मिलता है। कोई नया कोई सामान लेते हैं तो उसमें एक छोटा सा पॉच रहता है, वो कैल्शियम क्लोराइड के भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका काम होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह लगने से बचा लेता है, तो जो भी वाटर को ही एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्या होता है कि वो बैक्टीरिया लगने से बचता है वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। सिंपली हम यहाँ पे ये देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे दोनों काम मिल पा रहा है। यहाँ पे वाटर मिल पा रहा है बट एयर नहीं मिल पा रहा है। हमें दोनों रिक्वायरमेंट चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि रस्टिंग होने के लिए हमें दोनों चीज चाहिए। तो ये तो मिल पा रहा है बट ये नहीं मिल पा रहा है, तो रस्टिंग यहाँ पे होगी क्या, नहीं होगी। सो नो रस्टिंग, यहाँ पे नो रस्टिंग। ये नेल पे रस्टिंग नहीं होगी, ये जो आपने कील ले रखा है उस पे नो रस्टिंग। यहां पे रस्टिंग होगी, जी हाँ बिल्कुल, एयर भी ले रखा है वाटर भी मिला है, तो यहां पे आपको रस्टिंग होगी। रस्टिंग यस होगी, रस्टिंग, ठीक है। यहां पे अगेन नो रस्टिंग, नो रस्टिंग। तो आपको इससे समझ में आ गया कि किसमें आखिर रस्टिंग हो सकती है, किसमें नहीं हो सकती। तो आपको कंडीशन क्या पता चला बेटा, यहां से कंडीशन क्या पता चला, कंडीशन ये पता चला कि लिख ही देता हूं, कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग। अब आप ही बता दीजिए क्या क्या जरूरत है इसके लिए। नंबर 1 क्या जरूरत है बेटा, बोलो। नंबर 1 इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड दूसरा जो आपको जरूरत पड़ता है दैट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर। इसी को क्या कहते हैं, मॉइस्चर। जो एयर में वाटर वेपर रहता है इसी को आप क्या कहते हो, मॉइस्चर। तो ये आपको तो बहुत जरूरी है बेटा कि ये आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको रस्टिंग करवाना है तो। ऐसे तो चाहता कोई नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये दोनों मौजूदगी जरूरी होता है वहां पे। अब अगर रस्टिंग करता क्या है, डैमेज कर देता है किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को, ये तो आपको पता है, वो यूजलेस हो जाता है फिर। तो हम क्या करते हैं, इसका प्रिवेंशन मेथड कुछ हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि रस्टिंग जो होता है वो डैमेज कर देता है किसको, आयरन ऑब्जेक्ट्स को। आयरन ऑब्जेक्ट्स को बेटा वो क्या करता है, रस्टिंग डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपको तो पता ही है। तो चलिए भैया इसका प्रिवेंशन मेथड थोड़ा सा देख लें कि कैसे आखिर इससे बचा जाए, नहीं तो ये तो पूरा घर मेरा बर्बाद कर देगा भैया, है ना। तो हम देखते हैं इसका प्रिवेंशन मेथड, इससे बचने का उपाय कि कैसे हम बच सकते हैं इससे। तो प्रिवेंशन मेथड आपने देखा होगा बेटा अक्सर कि साल बाद, 1 साल 2 साल में घर की पेंटिंग होती है, गेट वगैरह की पेंटिंग होती है, जो भी मेटल वगैरह रहता है उसकी पेंटिंग होती है। तो आप उसे क्या कहते हो,
है ना, उससे बचने के लिए ही तो करते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पेंटिंग कर दो, तो पेंटिंग करोगे तो बच जाओगे। क्या होगा कि कलरिंग ऊपर से कर देते हो तो वो एयर के कांटेक्ट में और वाटर के कांटेक्ट से वो मेटल बचता। मान लो लकड़ी के ऊपर में आपने एक क्या कर दिया, कोई भी मेटल के ऊपर में, हम यहाँ पे मेटल की बात कर लेते हैं, कोई भी मेटल के ऊपर में जो गेट वगैरह में जो कलरिंग करते हैं आप, उसके ऊपर में पेंटिंग कर देते हैं, तो एक लेयर चढ़ा देते हैं। उस लेयर से क्या होता है कि बचता है, वाटर और एयर उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता, मेटल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता, जिसके कारण मेटल बचा हुआ रहता है। जब तक वो फिर से पेंट को खत्म करता है, 1 साल में जब तक देखते हैं कि अच्छा ये पेंट अब धीरे धीरे छूटने लगा है, यानी कि एयर बार बार, वाटर बार बार उसको धक्का मारता है कि भैया छोड़ो मैं मेटल को खाऊंगा, तो यहाँ पे जैसे ही खत्म होता है वो पेंट, फिर से आप पेंटिंग कर देते हो। तो इस तरीके से आप लाइफ बढ़ा देते हो मेटल का। तो इस तरीके से प्रिवेंशन मेथड है ये, जिससे आप उसके लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे उपाय हैं इसके। ग्रीसिंग से बचा सकते हैं, है ना, पेंटिंग से तो बचा ही सकते हैं, ग्रीसिंग से आप बचा सकते हैं, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में, बहुत सारे सामान में आप क्या कर देते हैं कि ग्रीसिंग कर देते हैं। तो ग्रीसिंग करने से भी आपका काम बन जाता है, उससे भी उसका लाइफ क्या होता है, बढ़ जाता है। और बहुत सारे प्रोसेस हैं जैसे गैल्वेनाइजेशन वगैरह, है ना, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस एक होता है बेटा, उससे भी आप बचा सकते हो। ये क्या होता है, कोई मुझे बता दो। गैल्वेनाइजेशन ये भी एक प्रिवेंशन मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट बोले तो बाय एलॉइंग, यानी कि एलॉय बना करके आप उसको बचा सकते हैं। तो ये सब मेथड्स हैं जिससे आप इन जनरल क्या कर सकते हैं कि मतलब रस्टिंग से आपको, प्रिवेंशन मेथड किससे, रस्टिंग से आप इसको बचा सकते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे मैं सिंपली अगर कहूँ कि गैल्वेनाइजेशन आपको समझना चाहिए कि कोई भी मेटल को क्या करते हैं बेटा, जैसे कोई मेटल होता है लेस रिएक्टिव, वो क्या करता है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट एयर और वाटर से जब आता है तो उसको डायरेक्ट कांटेक्ट आने से वो रस्टिंग तुरंत लगने लग जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको जिंक के साथ में, यानी कि डिफरेंट दूसरे मेटल के साथ में इसको यहाँ पे क्या करते हैं, कवरिंग कर देते हैं, उसको एक लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे पेंट करते हो ना, पेंट करते हो, उसी तरीके से मोल्टेन स्टेट में ले जा करके जिंक का पूरा मोल्टेन स्टेट में उस मेटल को डुबो देते हैं। मान लो कि ये टैंक में पूरा जिंक है ना, मोल्टेन स्टेट में, यानी कि पूरा लिक्विड स्टेट में है, और आपने जिस मेटल पे आपको गैल्वेनाइजेशन करना है उस मेटल को पूरी तरीके से यहाँ डुबा दो, तो चारों तरफ से क्या लग जाएगा, यहाँ पे जिंक लग जाएगा चारों तरफ से, और ये आपके लाइफ को बढ़ा देगा। जैसे पेंट आपका मेटल को लाइफ को बढ़ाता है, उसी तरीके से यहाँ गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो होता है बेटा, उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन का। आप सिंपल याद रख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कवरिंग क्या बोलो, कवरिंग आयरन किससे, विथ जिंक, आयरन विथ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, इज कॉल्ड व्हाट, गैल्वेनाइजेशन। तो बेटा ये बहुत इजी है, मतलब एक प्रोसेस है, रस्टिंग का एक प्रिवेंशन मेथड है कि रस्ट अगर लग जाता है तो आप इसको इस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। तो रस्टिंग ऐसे बचा जा सकता है रस्टिंग से। अच्छा, बाय एलॉइंग, एलॉइंग क्यों करते हैं, एलॉय का करने का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, है ना, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इन, वही एलॉइंग मतलब किस स्टेट में, यहाँ पे मोल्टेन स्टेट में मिला देते हैं, 2 और मोर मेटल को आप मिला देते हैं। तो ऐसे करके जब मिला देते तो क्यों मिलाते हैं, इनहैंस करने के लिए, कोई प्रॉपर्टीज आप बढ़ाना चाहते हैं उसका, हो सकता है उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, हो सकता है उसको लाइट करना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं, हो सकता है उसके जनरली उसको उसके प्रॉपर्टी को इनहैंस करने के लिए, उसके प्रॉपर्टी को थोड़ा बढ़ाने के लिए ही एलॉय करते हैं किसी से, ठीक है। मान लीजिए कि कोई चमकदार है तो उस चमकदार के साथ में मिला दिए तो एलॉय हो गया, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से, है ना, जैसे मान लो कि अभी सोना चांदी आप बात करते हो, तो सोना की बात करते हो तो जो 24 कैरेट का जो सोना होता है, क्या आप उसको यूज करते हो ना, उसमें आप मिलाते हो, है ना, उसमें आप दूसरे मेटल को मिलाते हैं तब जाकर के वो उसकी, नहीं तो 24 वाले को एक हथौड़ा मारोगे ना तो ये छोटे छोटे बॉल्स में एकदम वो टूट जाएगा पूरी तरीके से, वो बन ही नहीं पाएगा, कोई सामान नहीं बना पाओगे आप, कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं बना पाओगे। तो उसमें आप मिलाते हो, है ना, उसमें आप ब्रॉन्ज वगैरह, कुछ ब्रॉन्ज तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कुछ आप कह सकते हैं कि वहां पे मिलाया जाता है, एलॉय किया जाता है, जो उसी के कलर का होता है,
और वही मेटल उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है, ताकि आप उसमें हैमरिंग करेंगे तो वो आराम से फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, तो वो कोई भी ऑर्नामेंट्स बनाने में हेल्प करता है। 24 कैरेट वाले सोना से कभी कुछ नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करके 22 या 21 कैरेट में किया जाता है और तब जा करके एलॉइंग करके उसको फिर परफेक्ट किया जाता है। तो एलॉइंग का मतलब होता है सिंपली हम प्रॉपर्टीज को इनहेंस करना चाहते हैं। तो इस यहाँ पे रस्टिंग का प्रॉपर्टीज, हम रस्टिंग से बचना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं एलॉइंग। कि जैसे बहुत सारा मेटल जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, जैसे जिंक हो गया, और भी बहुत सारे मेटल होते हैं जो कि बहुत लेस मतलब ये होते हैं कि प्रिवेंट उससे एयर और वाटर से उसका कांटेक्ट आने से कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होता। सोना चांदी ये सब कहाँ ज़्यादा, बहुत रेयर, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होता है। तो वैसे वैसे बहुत सारे मेटल हैं, उनकी लेयरिंग कर दो, है ना, एलॉय कर दो। एलॉय कर दो मतलब मिला दो, उससे मिला दोगे तो आप बच सकते हो प्रिवेंशन मेथड से। सो दीज आर द मेथड्स जिससे आप रस्टिंग से बच सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको रस्टिंग के बारे में पूरा बता दिया है। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसी लेक्चर में डिस्कशन कर लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन को और चैप्टर को फिनिश करते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन कोई बहुत बड़ा टफ चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। मैं इन सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको स्टेटमेंट देने की कोशिश करूं तो हम यहां पे कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट concentrated solution of a substance to obtain crystals is called what? Crystallization is called crystallization। बहुत सिंपल है, एक सेटअप बनाता हूं, उस सेटअप से आपको बहुत बेहतर तरीके से वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वो सेटअप बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं पूरी तरीके से वो डायग्राम बना देता हूं कि कैसे आप कर सकते हैं। एक सिंपल मेथड बताता हूं कि कैसे आप आखिर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। आप क्या कीजिए, एक टैंक लीजिए, ठीक है, एक टैंक लीजिए और उस टैंक में क्या करिए आप कि यहाँ पे वाटर भर दीजिए, पूरा ऐसा करके वाटर ऐसा भर दिए, ठीक है। वाटर भर दिए, यहाँ पे 3 कंडीशन समझिए बेटा। एक होता है सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। इसको समझने के बाद ही आप ये समझ पाएंगे। तो आप इन चीजों को समझिए। पहले, सबसे पहले बात, आप अपने दोस्त के घर गए तो उनकी माँ ने क्या करा, उनकी मम्मी ने आपके लिए एक मतलब ग्लूकोज, गर्मी के दिनों में गए थे तो आपको ग्लूकोज का एक ग्लास में लाके देती है वो ग्लूकोज, ठीक है, और उसमें भर के दिया। तो आपने क्या कहा कि आंटी ये जो ग्लूकोज है इसमें और भी ग्लूकोज डिजॉल्व कीजिए, क्योंकि मेरे को ना बहुत फीका फीका सा लग रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड इनटू इट। आपको लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया जा सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसको ऐड किया जा सकता है। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज व्हाट? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हैं। सैचुरेटेड में आंटी ने क्या करा, ऐड कर दिया। चलो बेटा ठीक है, आपने कहा तो ऐड कर दिया। तो आपने कहा कि नहीं आंटी मुझे ना, अभी तो ऐड तो आपने कर दिया, मीठा तो लग रहा है, लेकिन मुझे ना और मीठा पीना है, मजा आएगा उसमें। तो आंटी ने कहा बेटा अब तो डिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, अब तो इसमें डाल रहा हूं तो डिजॉल्व भी नहीं हो रहा है, डालूंगा तो नीचे बॉटम में बैठ जाएगा ऐसे करके, ठीक है, तो हम इसमें नहीं डाल पा रहे हैं।
तो ये सैचुरेटेड कंडीशन है जहां पे आप नो न्यू सब्सटेंस ऐड कर सकते हो, आप नो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड इनटू इट, नो एक्स्ट्रा सॉल्यूट कैन बी यूज्ड, कैन बी एडेड, कैन बी एडेड। इसमें आप नहीं एक्स्ट्रा कोई सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से जितना डिसॉल्व होना था उसमें ग्लूकोज डिसॉल्व हो चुका है बेटा, अब आप नहीं कर सकते। दैट कंडीशन इज सैचुरेटेड कंडीशन, सो नो एक्स्ट्रा सॉल्यूट कैन बी एडेड इनटू इट। और इसमें सैचुरेटेड कंडीशन में क्या कहते हैं कि अभी एक्स्ट्रा अमाउंट और ऐड कर सकते हैं इस सॉल्यूशन में, वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? अब देखिए आपने क्या करा कि सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन था, जो फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन था, उसमें क्या करा कि आपने और एडिशन स्टार्ट कर दिया ग्लूकोज, तो वो क्या हो गया, बॉटम में बैठने लगा। कहा था आंटी को आपने, तो आंटी ने डाल दिया, लो भैया, आंटी ने देखा कि डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है तो नीचे बॉटम में बैठने लग गया। अब आपने क्या किया कि उसको हीट कर दिया, आपने कहा कि आंटी इसको हीट कर दो, ये डिसॉल्व हो जाएगा, फिर से सैचुरेट हो जाएगा। तो हीट करने के बाद आपने फिर से देखा कि वो जो कंटेनर था वो पूरी तरीके से जो बॉटम में बैठा हुआ था वो सारे के सारे फिर से मिल गए और पूरी तरीके से सैचुरेट हो गया। तो यानी कि हीट करने के बाद आपने उसको सैचुरेट किया, तो इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं बेटा, NaCl इसमें डिसॉल्व किया हमने, NaCl का आपको अभी क्रिस्टल्स में आपको दूंगा, ठीक है। NaCl का क्रिस्टल हम निकालना चाहते हैं, तो आपने क्या किया कि NaCl को खूब सारा यहाँ पे डिसॉल्व किया। किस कंडीशन पे ले आया बेटा, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन पे, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन पे आपने ले आया हीट कर करके। यहां से आपने हीटिंग किया स्टार्ट, और हीटिंग करने के बाद आपने इसको सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में ले आया, यानी कि सॉल्ट को ऐड करते चले गए, हीट करते चले गए। जब तक हीट करते चले जाओगे और एडिशन करते चले जाओगे और जब तक ये डिसॉल्व हो रहा है, समझ लेना वो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। अब डिसॉल्व होना बंद हो गया, हीटिंग भी चल रही है, NaCl एडिशन भी चल रहा है, फिर भी अब लेना बंद कर दिया है, मतलब समझ लेना कि सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच चुके हो। और एक बार सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच गए हो तो अब इसको कूल होने के लिए छोड़ दो, ठंडा होने के लिए छोड़ दो, और यहां पे एक थ्रेड रख दो। इस तरीके से नीचे एक आपने क्या किया कि एक थ्रेड का सेटिंग कर दिया, यानी कि आपने इस तरीके से ये जो है वो थ्रेड आपने लगा दिया। अब आपने ठंडे होने के लिए इसको छोड़ दिया। अब ठंडे होने के लिए छोड़ दिया तो आपने क्या किया कि जब ठंडा हो गया आपने 5 से 6 घंटे उसको छोड़ दिए, है ना। उसके बाद जब आपने इस थ्रेड को निकाला तो थ्रेड के बाहर में, आप थ्रेड के बाहर में जब आपने देखा तो यहाँ पे इस तरीके से, ऐसा थ्रेड के जस्ट साइड में इस तरीके से NaCl के क्रिस्टल्स लगे हुए थे, NaCl के क्रिस्टल्स लगे हुए थे। तो आपको देख के बड़ी खुशी हुई कि वाह क्रिस्टल्स मिल गया। यहाँ पे इस तरीके से NaCl का क्रिस्टल्स लगा रहता है वो रस्सी में, ठीक है। तो ऐसे आपने क्या करा, प्योर क्रिस्टल पा लिया। तो यही प्योर क्रिस्टल पाने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि उसके NaCl के एकदम प्योर पार्टिकल को, यहां से आपने प्योर पार्टिकल को पा लिया। देख लो इस थ्रेड में, ये जो थ्रेड आपने डुबोया था, ठंडा होने के बाद ये क्रिस्टल्स में चारों तरफ से इस तरीके से लग जाता है पूरा क्या, क्रिस्टल्स, किसके, NaCl के। तो आप देख सकते हैं NaCl के क्रिस्टल्स यहां पे हैं बेटा, ओके। तो आई थिंक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे आखिर हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में होता है बेटा, तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो आप किसी का भी कर सकते हो, मैंने NaCl के आपको क्रिस्टल्स को दिखाया, आप चाहें तो आप कॉपर सल्फेट के दिखा लीजिए, किसी का भी करना है, प्रोसेस रिमेन सेम। प्रोसेस यही होगा कि आप सबसे पहले उसे सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में हीट करके ले जाइए, यानी कि ये 3 कंडीशन जो मैंने आपको समझाया वो कंडीशन में आप उसे हीट करके ले जाइए, और फिर उसको ठंडे होने के लिए 5 से 6 घंटे छोड़ दीजिए। फिर वहां पे आप कुछ सैंपल्स ऐसा करके रख दीजिए, तो उसके चारों तरफ वहां पे आप देखेंगे कि वो NaCl के क्रिस्टल्स या जिसके भी पार्टिकल्स क्रिस्टल्स आप पाना चाहते हैं वो आप क्रिस्टल्स निकाल लेते हैं। तो प्योर क्रिस्टल्स को निकालना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पे अब आप डेफिनेशन को समझ सकते हैं बेटा, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। देखो हमने पहले हीट किया, सुपर सैचुरेटेड बनाया कॉन्सेंट्रेटेड वाला को, फिर क्या किया, उसको कूलिंग करना स्टार्ट किया। कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कूल कर रहे हो आप उसको, है ना। तो कूल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। आई थिंक आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा।
तो ये पूरी तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है बेटा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हमने जितनी भी चीज इस टॉपिक में रहता है हमने सब कुछ कवर कर दिया है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।